नमस्कार, मैं स्तुति। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एसआई की पत्नी ने पति पर चरित्रहीन होने का लगाया आरोप, न्याय की गुहार लगाने पहुंची कमिश्नर कार्यालय। भदवर स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत से क्षुब्ध परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया जमकर हंगामा। गुजरात से घर वापस आते समय एक मजदूर की बस में अचानक हुई मौत। और पद्म भूषण स्वर्गीय राजन मिश्रा का अस्थि कलश गंगा में हुआ विसर्जित। और अब खबरें विस्तार से। एक एसआई की पत्नी पति पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए कमिश्नर कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। एसआई संदीप कुमार की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस न्याय की गुहार लगाने पहुंची। एसआई की पत्नी रेणु सिंह ने अपने पति पर चरित्रहीन होने का गंभीर आरोप लगाया। रेणु सिंह ने कहा कि मेरे पति सन 2016 से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और अवैध संबंध के चक्कर में उसे मारते पीटते हैं। महिला ने कहा कि पति के इस रवैये का विरोध करने पर वो प्रताड़ित करता है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने कई बार की, जिसमें उनका बयान ले लिया जाता है। उसको मेरे पति को सौंपने के बाद उसके आधार पर उनका बयान होता है। इसके बाद मुझे कोर्ट में जाने कहा जाता है। महिला ने कहा कि उसे शक नहीं है उसके पति का किसी और से संबंध है, क्योंकि उसके पास सारे प्रमाण हैं। रेणु सिंह ने पुलिस विभाग पर आरोप लगाया और कहा कि यहाँ विभाग मिला हुआ है और सिर्फ लीपापोती करने में लगा हुआ है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। मैं पिछले 2016 से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उनका आए दिन किसी महिला लड़की के संग रिश्ता रहता है, जिसके लिए मैं कई बार शिकायत करती हूँ। तो यहाँ पर ये होता है कि जो मेरे बयान होती है, मेरे बयान की जानकारी उनको दे करके उनका बयान लिया जाता है और लिख दिया जाता है कि मामले को कोर्ट में जाकर सलटने के लिए। तो कोर्ट में खड़ा होने से तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अफवाह उड़ाती हूँ या शंका में करती हूँ। मैं अगर किसी महिला लड़की का नाम लेती हूँ तो बाकायदे उसका नाम पता सब कुछ देती हूँ। ना तो मैं बिहार गई हूँ, जो बिहार की लड़की के संग उनका 2015 अक्टूबर से लेकर के 2017 तक रहा है, जिसको लेकर के मुकदमा लिखाने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे संग मारपीट, घरेलू अत्याचार बहुत ज़्यादा होता था। मगर मुकदमा न लिखा जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा होता था। किसी तरह से मुकदमा लिखा गया तो वापस लड़ने के लिए इतना ज़्यादा दबाव पड़ा, अब बहुत सारी धमकी दी गई कि हम परेशान हो गए। मुकदमा वापस लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं है मेरा दुनिया में। तो जैसे मुकदमा वापस हुए, लखनऊ गए। लखनऊ में उनके संग ट्रेनिंग करने वाली महिला के संग क्या रिश्ता रहा है, मैं लखनऊ न गई हूँ, ना मेरा लखनऊ से कोई मतलब है। मगर वो महिला मेरे नंबर पे संपर्क करके, टेलीग्राम नंबर पे मुझे तरह तरह धमकी देना और फ़ोन करना सब लगा रहा, मैसेज करना। ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं बोली हूँ। मुझे यही करना था कि तुम्हारे संग अगर संदीप गलत कर रहे हैं तो तुम विभाग में शिकायत करो। लखनऊ में सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम पुलिस विभाग के कर्मचारी हो। उस जिसकी शिकायत उस महिला की मैंने वाराणसी में की और सभी जगह मैंने ईमेल के माध्यम से भेजा। ये हुआ कि वहाँ से तो आया यहाँ पर जाँच के लिए, यहाँ से मतलब रिपोर्ट लगा करके भेज दिया गया वापस लखनऊ। यहाँ के अधिकारी, ये जांच अधिकारी ये तक नहीं चेक किया कि महिला बयान में दर्ज करा रही है कि मैंने संदीप के खिलाफ विभाग में शिकायत की। क्या अधिकारी को वो रिपोर्ट महीने ही मांगनी चाहिए थी कि क्या दर्ज कराई है, क्या नहीं कराई है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? अधिकारी ने इसकी कोई मतलब जान लेने की उनको लगता कि उनको वैल्यू नहीं महत्व की है। भदवर स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत से क्षुब्ध परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। भदवर स्थित हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कोविड मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सकों के द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर घंटों हॉस्पिटल परिसर में हंगामा किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लंका थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर निवासी 33 वर्षीय चंद्र कुमार सिंह बीते 14 अप्रैल को हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे, जहां इलाज व जांच के बाद उनकी रिपोर्ट कोविड-19 के तहत पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उन्हें वहां इलाज हेतु भर्ती कराया गया था।
गुरुवार की देर शाम परिजनों को जब मरीज का कोई हालचाल हॉस्पिटल प्रबंधन व डॉक्टर द्वारा नहीं मिला और चंद्र कुमार का मोबाइल घंटों स्विच ऑफ आना शुरू हुआ तो परिजनों में भय का माहौल बन गया। आनन फानन में परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर से वार्तालाप कर जानकारी लेने का कार्य किए तो डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि चंद्र कुमार की हार्ट अटैक के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही आक्रोशित परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हॉस्पिटल में हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा होने की सूचना लगते ही रोहनिया पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराने में जुट गई और विधि विरुद्ध कार्रवाई की बात कही। वहीं मृतक के परिजन अमित सिंह का कहना है कि 14 अप्रैल से लेकर आज 29 अप्रैल तक कुल 3,31,000 रुपए हॉस्पिटल के कैश काउंटर पर जमा कर इलाज कराया जा रहा था। उसके बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा मरीज के स्वस्थ या अस्वस्थ होने की या मौत की कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। आज देर शाम जब लोग आकर डॉक्टर आशुतोष से बात करना शुरू किए हैं तब ये पता चला है कि हार्ट अटैक से मरीज की मौत हो गई है। वहीं बुधवार की देर रात मरीज के स्वस्थ होने की बात कहकर 1 लाख रुपए जमा कराया गया था तो कैसे आज मरीज की मौत हो गई है। वहीं डॉक्टर सिद्दीकी का कहना है कि ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है। अब किसकी बात मानी जाए। परिजनों ने मांग की कि अब जो भी होना था वो हो गया, बस मरीज के इलाज की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दी जाए जिससे हम लोगों को ये पता चल सके कि आखिर मौत किस कारण हुई है। वहीं इस मामले में मोहनसराय चौकी प्रभारी इमरान खान मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया और जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की बात कही। वहीं परिजन जिलाधिकारी व सीएमओ को मौके पर आने की मांग करते हुए हॉस्पिटल में हंगामा करते रहे। तो मामला ये है कि 12 तारीख को मेरे ब्रदर इन लॉ जो कोविड पेशेंट थे, क्या नाम है उनका? चंद्र कुमार सिंह। चंद्र कुमार सिंह कितने वर्ष के हैं? 33 साल की। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि हम लोग 12 तारीख को लेके आए, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा कम था, 84 हुआ, तो यहाँ पे लेके आए तो यहाँ डॉक्टर सिद्दीकी थे। उन्होंने बोला कि इनको एडमिट कर दीजिए, 2-3 दिन में ये रिकवर कर आएंगे। तो हम लोगों ने फिर एडमिट कर दिया। फिर दूसरे दिन 14 तारीख को ये बोलते हैं कि इनका सीटी सीवियर स्कोर ज़्यादा है, इनका सीवियरिटी है, इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट जो आप यहाँ कराएं अपने पेशेंट को, जो चंद्रकांत, क्या नाम है उनका? चंद्र कुमार सिंह जी को, क्या उनको क्या दिक्कत हुई थी? क्या उसमें जांच में क्या निकला था? जांच में निकला था उनका सीटी सीवियरिटी स्कोर ये बता रहे थे 18 था 25 में जी। लेकिन उनको इससे पहले कोई बीमारी ना, उनको कोई दिक्कत थी, ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत हुई तो हम लोग एडमिट मतलब इनको दिखाने आए। हाँ। ये बोले थे कि आइए हम देख लेते हैं, दवा दे देंगे जी। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने कहा कि इनको एडमिट करिए क्योंकि ऑक्सीजन गिर रहा है जी। तो हम लोगों ने एडमिट कर दिया। 14 तारीख को इन्होंने आईसीयू में उनको एडमिट किया, बोले पेशेंट अब क्रिटिकल हो गया है जी। तो हम लोग बोले कि सर ठीक है, अब आप ही देख रहे हैं तो आप इसको एडमिट कर लीजिए। हाँ। 14 तारीख से आज 29 तारीख हो गया। इस 15 दिन में पेशेंट का ना कोई एक्यूरेट स्टेटस बताने वाला कि वो पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, बस हर दूसरे दिन काउंटर पर 60,000 रुपया जमा करिए, काउंटर पे 1 लाख रुपया जमा करिए, काउंटर 50,000। कल रात को भी इन लोगों ने फोन करके बुलाया और पेशेंट को बोला कि हम लोग को बताया कि पेशेंट का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया है, आप 1 लाख रुपया तुरंत जमा कराइए। हम लोग रात में 1 लाख रुपया जमा करा के यहाँ पे गए और आज रात भर मेरा पेशेंट ने मेरे ऑक्सीजन मांग रहा है मैसेज कर करके कि मेरे को ऑक्सीजन दिलवाओ, और हॉस्पिटल फोन कर रहा है, कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं। सुबह उसने मैसेज किया, मैसेज है मेरे पास, उसने मैसेज किया कि मेरे साले इन्होंने मेरे को बांध दिया था। हाँ। उसके बाद 7 बजे से मोबाइल स्विच ऑफ। कौन बांध दिया था? यहाँ पे जो भी है स्टाफ है, जो भी है, हाँ, मेरे पास मैसेज है उसका। फिर 7 बजे मोबाइल बंद और हम लोग को फिर 2-3 मिनट के बाद घबराहट होने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ, उनका मोबाइल अगर डिस्चार्ज भी होता है तो लिख के बोलते हैं क्या मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, इसको चार्ज में लगवा दो। हाँ। आज सडन बंद हो गया तो हम लोग 10, साढ़े 10, 11 बजे तो फिर भागते हुए यहाँ आए कि क्या दिक्कत है। और यहाँ हॉस्पिटल से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कि भाई आपके पेशेंट क्रिटिकल हो गया है या मर गया है, आ जाओ डेड बॉडी ले जाओ। हम लोग यहाँ आए, हो हल्ला मचाए तो एक इनका जूनियर कोई डॉक्टर आके उधर बोल रहा है पेशेंट का हार्ट अटैक हो गया। हाँ। और अगर हम नहीं आते तो ये 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे तक रखे रहते, पैसा और जमा कर, अभी और भी पैसा जमा कराने के लिए बोले कि 1 लाख रुपया और जमा कराइए डेड बॉडी देने के लिए। अभी तक टोटल जो आप लोग के यहाँ एडमिट करके यहाँ पे प्राथमिक उपचार आप लोग का हुआ है, क्या आप लोग का आरोप क्या है? किस तरह आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आरोप ये है कि टोटली लापरवाही है सर, यहाँ कोई केयर नहीं कर रहा है। पहले जो एग्जैक्ट सिचुएशन पता ही नहीं जा रही है पेशेंट के साथ क्या है। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, आपके हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो सकता है, अगर वो मर जाएगा, आप हमको क्लियर बताइए कि भैया आपके पेशेंट रिकवर नहीं कर सकता, आप लेके जाइए। कम से कम अपने पेशेंट को लेकर घर पे तो देख लेते हैं, कम से कम उनका आखिरी दर्शन तो कर लेते हैं। लेकिन ये सब साले कुछ भी नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताया। आज हम लोग आए तो फिर बोल रहे हैं कि आपका पेशेंट हार्ट अटैक से मर गया। गुजरात से घर वापस आते समय एक मजदूर की बस में अचानक मौत हो गई।
मोहनसराय ओवरब्रिज के नीचे गुरुवार की दोपहर में गुजरात से चलकर पहुंची बस, जिसमें गाजीपुर जिले के बिलसरी गांव निवासी पंकज कुमार चौहान 21 वर्षीय मजदूर की यात्रा के दौरान बस में ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रोहनिया थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तथा मोहनसराय चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचकर बस में सवार मृतक के बारे में जानकारी लेने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाजीपुर जिले के बेलसरी गांव के निवासी रामभजन चौहान का 21 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार चौहान विगत कुछ दिनों से राजकोट गुजरात स्थित एक हार्डवेयर कंपनी में मजदूरी का काम करता था। वहीं पर गुरुवार की बीती रात में पंकज कुमार चौहान की अचानक तबीयत खराब हो गई। साथ में काम करने वाले साथियों ने पंकज कुमार चौहान के घर वालों को फोन करके सूचित किया, जिस पर परिजनों ने घर वापस बुलाया। गुजरात से बस में सवार होकर बीमार पंकज कुमार चौहान अपने घर के लिए आ रहा था, तभी रास्ते में कानपुर के पास पहुंचते पहुंचते बस में ही उसकी अचानक मौत हो गई, जिसकी सूचना पाकर परिवार वाले गाजीपुर से चलकर मोहनसराय पहुंचे, जहां पर उन्हें शव सौंप दिया गया। पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्रा का अस्थि कलश उनके कबीरचौरा स्थित आवास पहुंचा। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्रा का अस्थि कलश शुक्रवार सुबह उनके कबीरचौरा स्थित आवास पहुंचा। अस्थि कलश कुछ देर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद मां गंगा में विसर्जित करने के लिए ले जाया गया। पंडित राजन मिश्रा की पोती श्रेयांशी मिश्रा ने बताया कि दिल्ली से अस्थि कलश लेकर उनके छोटे भाई शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा और छोटे पुत्र रजनीश मिश्रा लेकर कबीरचौरा स्थित पैतृक आवास पर आए हैं। बता दें कि पंडित राजन मिश्रा का 25 अप्रैल को नई दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। वहां ही उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके निधन से बनारस के संगीत रसिक सदमे में हैं, तो वहीं उनके अंतिम दर्शन व अंतिम यात्रा में शामिल न हो पाने से उनमें दुख भी है। आज उनका अस्थि कलश दिल्ली से यहाँ लेके आया गया है उनके जन्मस्थली पर, जो कि उनके सुपुत्र पंडित रजनीश मिश्रा जी और उनके सबसे बड़े नाती श्री अविनाश मिश्रा जी लेकर के आए थे। यहाँ उनके जन्मस्थल पे उनका खूब स्वागत किया गया है। फूल माला से उनकी सारी स्वागत की गई है, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कराई गई है और अब उनके अस्थि कलश को लेके 80 घाट वाराणसी वहाँ जाया गया है ताकि उनके अस्थि कलश को प्रवाहित कर सके। उनके पुत्र और उनके नाती के संग उनके कुछ घर के सदस्य गए हैं। भोजूबीर दूध मंडी में खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व प्रभावित है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह चुका है। बात करें वाराणसी की, तो यहाँ ये महामारी चरम सीमा पर है। लगातार लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है और जरूरी काम होने पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों को ताक पर रखकर भोजूबीर के दूध मंडी में लोग दिखे, जहां न ही लोगों ने मास्क लगाया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते देखा गया। बात यही खत्म नहीं होती है। कुछ लोगों ने हद तब पार कर दी जब उन्होंने दूध में अपने हाथों को डालकर उसे जांचना चाहा। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा की सख्त हिदायत के बाद इस तरह से लापरवाही सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना खुद उनके अधीनस्थों द्वारा किया जा रहा है, या फिर आम जनता खुद बेपरवाह होकर अपनी जान को जोखिम में डाल रही है? जो भी हो, लेकिन स्थिति काफी भयावह है। बीएचयू एबीवीपी के छात्रों ने बीएचयू परिसर व लंका क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य किया। वाराणसी में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बीएचयू इकाई के छात्रों द्वारा सेवा प्रकल्प के तहत सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इसके तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बीएचयू कैंपस स्थित रोहिया छात्रावास, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस, सिंह द्वार का सैनिटाइजेशन किया। इसके बाद लंका स्थित मेडिकल स्टोर एवं हॉस्पिटल की बाउंड्री सैनिटाइज की गई। सैनिटाइजेशन कार्यक्रम में प्रांत मंत्री साक्षी सिंह, प्रांत संगठन मंत्री अभिलाष, बीएचयू विभाग संगठन मंत्री राहुल राणा, सौरभ राय, आशीष, कैलाश वर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। लंका क्षेत्र में आप क्या कर रही हैं आज? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हमेशा से ही विचार रहा है सेवा परमो धर्मः। उसी के तहत एसएफएस एक हमारी प्रकल्प के रूप में चलता है। उसके माध्यम से आज हम लंका पे जितने मेडिकल स्टोर है उनको सैनिटाइज करते आ रहे हैं। और एक जी हमने मेडिकल स्टोर पहले हमने रुइया छात्रावास को भी किया, उसके बाद हम बाहर आए। यहाँ पर इधर दोनों दिशाओं में एक मेडिकल स्टोर और एक जो हॉस्पिटल के बाहर की बाउंड्री का हिस्सा है, दोनों तरफ हमने पारुल पैथोलॉजी के आगे तक पूरा सैनिटाइज कर दिया है। बाकी अब आगे हम प्रॉक्टर ऑफिस करेंगे और ट्रॉमा सेंटर की तरफ बढ़ेंगे सैनिटाइज करते हुए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण के आधार पर घर पर ही उपचार हेतु काशी कवच नामक टेलीमेडिसिन की सेवा शुरू हुई। वाराणसी में एक अच्छी पहल की गई है। बहुत से कोविड के मरीज प्राथमिक लक्षण के आधार पर अपना प्रारंभिक इलाज शुरू नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सकों से सलाह लेकर समय रहते कोविड पर कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मदद से काशी कवच नाम से एक नई व्यवस्था शुरू की है। इस अभियान में वाराणसी शहर एवं आसपास के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक जो IMA के हैं और जो टेलीमेडिसिन से लोगों का उपचार करने के लिए सहमत हैं। IMA ने इसकी एक सूची बनाई है। ये सूची समय समय पर अपडेट की जाएगी एवं जनता को टेलीमेडिसिन के लिए संपर्क के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। चिकित्सकीय परामर्श में डॉक्टर एवं मरीज के बीच का सलाह या वार्तालाप उनका व्यक्तिगत मामला होगा। फीस एवं दवाओं का निर्धारण भी दोनों के बीच ही होगा। चिकित्सकों का मानना है कि घरेलू उपचार करके कुछ मूलभूत दवाएं ली जाएं तो बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और हॉस्पिटल में भर्ती होने से भी बचा जा सकता है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती हुए कोरोना के मरीज स्वस्थ हो जाने के बावजूद अस्पताल में कुछ दिन और रहना चाहते हैं। उन्हें आशंका रहती है कि घर में चिकित्सकों के बगैर उचित इलाज नहीं हो पाएगा। टेलीमेडिसिन इस काम में भी रामबाण साबित होगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि समय से अस्पतालों में बेड खाली होने से दूसरे जरूरतमंदों को बेड मिल सकेगा। वहीं बहुउपयोगी काशी कवच अभियान में टेलीमेडिसिन के चिकित्सक जो दवाएं लिखेंगे उन दवाओं को योगी सरकार डोर टू डोर पहुंचाने के लिए ई-मार्केटिंग करने वाले कुछ कंपनियों से भी सहायता ले रही है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से परामर्श के बाद यदि किसी मरीज को पैथोलॉजी जाँच की आवश्यकता पड़ती है तो जाँच के सैंपल को घर से लेने और जांच की रिपोर्ट डॉक्टर व मरीज को उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था भी काशी कवच व्यवस्था द्वारा कवर किया जाएगा। इसमें देखा जा रहा है कि कोविड के लक्षण जैसे ही आते हैं, अगर उसमें तत्काल दवा शुरू कर दी जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जो घर में ही ठीक हो सकते हैं और उनको फिर बाद में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी वर्तमान में ये देखा जा रहा था कि लोग लक्षण आने के पश्चात उसके बाद टेस्ट कराते थे, टेस्ट कराने के बाद उसका रिजल्ट वेट करते थे, उसके बाद फिर वो अपना इलाज शुरू करते थे, जिसमें कई बार केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाती है। आज हमने प्रयास किया है कि एक IMA के साथ उसमें 3 कंपोनेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं और मेडिसिन विक्रेता है। इसमें ये किया गया कि टेली कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू किया गया IMA के साथ। उसमें हम लोगों ने करीब 50 डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए हैं, जो लोग अपने घर में बैठ के या अपने क्लिनिक में बैठ के एक समय निश्चित किया गया, अलग अलग ऑफिस का अलग अलग समय है, वो लोग टेली कंसल्टेशन, आप उनको नंबर फ़ोन करके उनसे टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। जैसे ही आपका सिम्टम्स आता है वो आपके सिम्टम्स के आधार पर आपको एक मेडिकल एडवाइस देंगे और दवाइयों का एक मैसेज जो है वो आपको व्हाट्सएप करेंगे। वो दवाइयों का मैसेज से आप हम लोगों ने फिर ऐसे करीब कई सारे फार्मा जो अपने दवा के विक्रेता हैं और प्लस जो हमारे ई-मार्केटिंग के डिलीवरी का पूरा सेटअप है, उनका नंबर भी पब्लिसाइज करें कि उनको आप सीधे वो व्हाट्सएप करके वो आपके होम डिलीवरी आपके घर में दवाई पहुंच जाएगी। अगर कोई डॉक्टर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करता है तो उसमें जितने जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनका एरिया वाइज हम लोगों ने नंबर पब्लिसाइज किया। अगर उसको आप फ़ोन करेंगे तो आपके घर में आके सैंपल कलेक्ट करके वो आपको ब्लड सैंपल ले जाएगा और आपका रिपोर्ट आपको फ़ोन पे व्हाट्सएप कर देगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि सिम्टम्स आने के साथ ही आपकी दवाई शुरू हो जाएगी और बहुत सारे केसेस जो हॉस्पिटलाइजेशन में बाद में एंडअप कर रहे हैं वो हम हॉस्पिटलाइजेशन से उसको बच जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने इसको काशी कवच का नाम दिया है, जिसमें डॉक्टर्स, पैथोलॉजिस्ट और दवा विक्रेता तीनों का एक संगम बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका उचित प्रचार प्रसार से हम लोग जो हमारे कोविड के मेजॉरिटी ऐसे पेशेंट है जिसको हम लोग घर में ही ठीक कर पाते हैं। देखिए, आज के कोविड के समय में अधिकांश मरीज घर पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन घर पर उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है कि कब उनकी हालत ख़राब हो जा रही है और किसी डॉक्टर से वो संपर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसे में टेलीमेडिसिन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसलिए प्रशासन ने, ईक्योर हेल्थ केयर ने और IMA ने मिलकर एक ऐसा मंच बनाया है जिसमें एक सॉफ्टवेयर और एक ऐप के थ्रू, एक ईक्योर ऐप के थ्रू बहुत सारे डॉक्टर्स को इसमें जोड़ा है, जिसमें कोई भी कोविड का मरीज
या नॉन कोविड मरीज भी जाके किसी भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 1 रुपये में ले सकता है और कोविड का पूरा कंसल्टेशन ले सकता है और अपने मोबाइल पर एक संपूर्ण प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकता है। बीच बीच में जब भी चाहे वो डॉक्टर से जाके बात कर सकता है। तो डॉक्टर उस मरीज की हालत देखते रहेंगे तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन कि वो बिल्कुल ठीक चल रहा है कि नहीं। और जब भी किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ये ज़रूरत पड़ेगी कि मरीज को कुछ टेस्ट कराना है या किसी CT स्कैन के लिए भेजना है या कभी हॉस्पिटल में भेजना है, तो वो हो सकेगा। इस प्रकार से जो मरीजों को चिंताएं हैं, जो पैनिक हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। मरीज घर पर ही रह के ठीक हो सकते हैं और अस्पताल जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो ये एक अभूतपूर्व टेलीमेडिसिन की सुविधा है जो कि eCure हेल्थ केयर IMA और वाराणसी प्रशासन के साथ मिलकर दे रहा है। eCure हेल्थ केयर पहले भी eCure कोविड केयर के नाम से राष्ट्रव्यापी 1 रुपये में कोविड के लिए कंसल्टेशन दे रहा है कुछ दिनों से, और उसमें ढेर सारे डॉक्टर्स और जुड़ते ही जा रहे हैं। कोविड के चलते फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े लोग बहुत परेशान हैं। कोरोना महामारी ने मध्यम वर्ग की कमर को तोड़कर रख दिया है। पिछले साल महामारी शुरू हुई उस समय लगन का मौसम भी चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण शादी विवाह संबंधित तमाम आयोजन पूरी तरह से बंद कर दिए गए, जिस कारण वीडियो और फोटोग्राफी से जुड़े लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जब इस बार फिर से शादी विवाह के तमाम आयोजन होना शुरू हुए तो कोरोना ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। लगातार कोरोना मरीज के पॉजिटिव केसों की वजह से एक बार फिर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में शादी विवाह अन्य आयोजनों की वीडियो फोटोग्राफी करके अपनी आजीविका चलाने वाले फोटोग्राफर इस समय बड़ी तंगी से गुजर रहे हैं। पिछले साल जहां उन्हें काम नहीं मिला, सरकार ने आयोजनों की तो छूट दे दी है, लेकिन इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के काम पर बुरी तरह प्रभाव पड़ गया है। लोगों की खुशियों को कैमरे और वीडियोग्राफी के माध्यम से सहेज कर देने वाले फोटोग्राफर बेकार बैठे हुए हैं। इस दौरान एक फोटोग्राफर ने कहा कि काम तो है लेकिन उतना पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में 50 लोगों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में ग्राहक पैसे भी नहीं दे रहे हैं और हम लोग अपने कैमरे को बेचने की कगार पर आ गए हैं ताकि अन्य कोई काम कर अपनी आजीविका चला सकें। वहीं एडिटिंग का काम करने वाले महेंद्र यादव ने बताया कि लगन के सीजन में 3-4 महीने काम करके साल भर अपने घर परिवार को चलाते रहे हैं। आज 2 सालों से हम लोगों का काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और हम लोग घर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब इस व्यवसाय से हम लोगों का विश्वास उठ चुका है। यही स्थिति रही तो आगे चलकर इस काम को बंद करना पड़ेगा। तो संजय जी, 2020 में जिस तरह से मार झेले आप लोग, 21 में भी वही चल रहा है। तो किस तरह से आप इस समय क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे परिवार चल रहा है? ये प्रकृति की एक अजीब विडंबना कहिए या प्रकृति की मार कहिए, जिसकी झेल हम सभी फोटोग्राफर बंधु उठा रहे हैं। पिछले साल भी जब लगन स्टार्ट हुआ था तभी लॉकडाउन लग गया था और बहुत से फोटोग्राफर जो है सड़क पे आ गए थे, जिनको कुछ सरकारी मदद संस्थाओं की तरफ से, सरकार की तरफ से मिली थी। लेकिन इस साल ऐसी स्थिति नहीं है। अभी लगन स्टार्ट हुआ था तभी ये महामारी का रौद्र रूप सामने आ गया, जिसकी वजह से हम लोगों की बहुत सी बुकिंगें कैंसिल हो गई। मई की तो करीब 50 से 80% कैंसिल हो गई हैं बुकिंगें। आज 30 तारीख और कल 1 तारीख बहुत तेज लगन थी, जो कि 2-3 बुकिंगें कैंसिल हो चुकी हैं। फोटोग्राफर बहुत ही त्रस्त है। इस वजह से मैं सरकार से और यहाँ की सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध करता हूँ कि हम फोटोग्राफर भाइयों को भी ध्यान में रखते हुए कुछ सरकारी मदद या अपनी संस्थाओं की तरफ से अविलंब मदद करें। ऐसा है कि देखिए, साल का 12 महीना होता है। 12 महीना में 3 महीने लगन होती है। उस 3 महीने के लगन से हम लोगों का पूरा 1 साल 12 महीने का खर्च चलाना पड़ता है, जिसमें कि पहले जो था, पहले 500, 700, 200, 300 आदमी थे, व्यक्ति थे। तो उस समय जो कि थोड़ी सी वीडियो फ़ोटो ज़्यादा होती थी, घर का खर्च चलता था, अच्छे से चलता था। और जब कोरोना का कहर शुरू हुआ उसके बाद से जो कि सिमट के जो कि 50 रह गए। पिछले साल का पूरा समय ख़त्म हो गया, जो कि हम लोगों की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कुछ उम्मीद बची थी कि इस बार जो कि होगा, तो इस बार का कोरोना कहर इतना ज़्यादा हुआ कि वो भी ख़त्म हो गया। हमारे पास मतलब कि 4 स्टाफ काम करते थे, वो सारे लोग जो कि इस समय जो कि घर पे बैठे हुए हैं। अपने साथ साथ हमें उनका भी घर का खर्च देखना पड़ता है। लेकिन अब जो कि अब इतना हमारे पास जो कि इतना पैसा नहीं बचा हुआ है कि हम अपना और उनका देख सकें। मजबूरी में वो लोग अपना दूसरा काम कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। शासन प्रशासन से मुझे ये जो कि उम्मीद है कि भाई इस कोरोना
घर पे थोड़ा सा जल्दी लगाम लगाएं ताकि जो कि फिर से लोगों के यहाँ शादी ब्याह हो और जो कि फिर हम लोगों का जो कि घर का खर्च चल सके। कोरोना की परवाह न करते हुए फिजिशियन डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान लोगों की सेवा में जुटे हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, लोग घरों में हैं, वहीं अर्दली बाजार के रहने वाले जनरल फिजिशियन डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान इन दिनों कोविड की परवाह न करते हुए लोगों की देखभाल कर रहे हैं। इस महामारी में जहां बड़े से बड़े डॉक्टर मरीजों का इलाज करने से कतरा रहे हैं, तो वहीं एक साधारण सी क्लिनिक चलाने वाले फिजिशियन डॉक्टर इम्तियाज की इस प्रयास की लोग सराहना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप एक जनरल फिजिशियन हैं। हाँ, जनरल फिजिशियन। और आजकल डॉक्टर साहब एक महामारी भी चली हुई है और इस समय सीजन भी जो है बुखार, सर्दी और खांसी आ रही है, तो किस तरह से आप अपने आप को बचा के मरीज को देख रहे हैं या किस तरह से आपको? देखिए, ऐसा है कि अभी जब भी वेदर चेंज होता है, जब भी क्या कहते हैं आपको गर्मी से जाड़े में, जाड़े से बरसात से गर्मी में, जब भी वेदर चेंज होता है तो हमारे यहाँ हम जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। वायरल इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, हमेशा रहा है। पहले भी आप देखे होंगे कि क्या कहते हैं प्लेटलेट कम हो जाता था, डेंगू था, उस समय भी प्लेटलेट बढ़ाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी वायरल में एक नया जो कोविड आ गया है, ये भी एक तरह से वायरल है और उसमें बहुत डरने की जरूरत नहीं है। कोविड का भी अगर आप समय रहते उसको क्या कहते हैं एहतियात करेंगे और अपने आप को आइसोलेट करके रखेंगे, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आपको ये प्रिकॉशन करना है, इन दवाइयों को करना है, ऐसे रहना है, आइसोलेट होकर रहना है, कंटामिनेशन नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखना है, मास्क लगा कर रखना है, जो भी छींक आ रही है, खांसी आ रही है, जो ड्रॉपलेट गिर रहे हैं वो किसी से कम्युनिकेट ना हो, तो आप बच सकते हैं। ऐसा नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि बहुत क्या कहते हैं घबरा के कुछ है। वायरल फीवर है, फ्लू है, लोगों को सर्दी जुकाम खांसी पहले भी होता था, अभी भी होता है। हम रोजाना हर मरीजों को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वायरल है, इसलिए आप घबराइए नहीं। अपना ऑक्सीजन सर्कुलेशन, अपना टेम्परेचर, अपना खाना पीना सब मेंटेन करके रखिए। आप 4 दिन से 5 दिन 7 दिन में एकदम ठीक हो जाएंगे और रेस्ट करिए, 15 दिन बाद काफी आराम हो जाएगा लोगों को। स्माइल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दीनदयाल अस्पताल में कोविड-19 हेल्प डेस्क लगाया गया। पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में स्माइल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कोविड-19 हेल्प डेस्क लगाया गया है। स्माइल वेलफेयर सोसाइटी के उत्कर्ष पटेल ने बताया कि पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए स्माइल वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट सीए विजय प्रकाश ने कोविड-19 हेल्प डेस्क लगाया है। उनका कहना है कि यदि किसी मरीज को हॉस्पिटल में बेड ना मिले या कोई और परेशानी हो तो इस हेल्प डेस्क के माध्यम से इसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल पर आ रहा है, जो बिना मास्क के दिख रहे हैं, उन्हें मास्क दिया जा रहा है। साथ ही हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों का पल्स, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही उन्हें हॉस्पिटल में प्रवेश दिया जा रहा है। ये कोविड-19 हेल्प डेस्क लगा हुआ है। जैसे कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर लोग आ रहे हैं जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है, तो उनको मुहैया करा रहे हैं सीए विजय प्रकाश जी। मतलब उनके बहुत अच्छे फ्रेंड में हैं सेमो साहब, तो उन लोगों के थ्रू दिला रहे हैं बेड वगैरह, बेड हो गए, ऑक्सीजन हो गए। आप लोग यहाँ किस तरीके की जांच कर रहे हैं? क्या यहाँ पे मतलब जैसे जो बिना मास्क के आ रहा है उसको मास्क दिया जा रहा है, उनका पल्स चेक किया जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो उनको मतलब बाहर ही रोक दिया जा रहा है या फिर बोला जा रहा है आप घर जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। किसी प्रकार की दिक्कत या किसी तरीके के ऐसे लोग आ रहे हैं जो चेक नहीं करा रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसा भी हाँ, अभी तो देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जो मास्क नहीं लगा के निकले, सिर्फ तौलिया लगा ले रहे हैं। तो तौलिया से कोई प्रॉपर वो तो है नहीं, लेकिन आप बाहर निकल रहे हैं तो 2 मास्क लगा कर रहिए। तो यहाँ पे मास्क दिया जा रहा है। रामनगर नगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मियों को निकाल दिया गया है। रामनगर नगर पालिका परिषद के निकाले गए कर्मचारी इन दिनों समस्या निदान केंद्र में डेरा डाले हुए हैं। कारण कि पिछले 10 साल से नगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए ये कर्मचारी इन दिनों भुखमरी के कगार पर हैं, क्योंकि इन सभी 26 कर्मचारियों को पिछले महीने चेयरमैन द्वारा अनुभवहीन कहकर निकाल दिया गया था और ITI किए नए लड़कों को रख लिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि जो पिछले 10 सालों से कार्यरत हैं, ये कर्मचारी अब तक नगर पालिका प्रशासन को अपनी सेवा देते रहे हैं, तो क्या इन 10 सालों में इन कर्मचारियों को थोड़ा भी अनुभव नहीं हुआ होगा?
बगैर नोटिस दिए इन सभी कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया। इस बारे में रामनगर के समाजसेवी नारायण द्विवेदी से पूछा गया तो उन्होंने रामनगर नगर पालिका प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ हैं और उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और अब लड़ाई आर पार की हो गई है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एसआई की पत्नी ने पति पर चरित्रहीन होने का लगाया आरोप, न्याय की गुहार लगाने पहुंची कमिश्नर कार्यालय। भदवर स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत से क्षुब्ध परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया जमकर हंगामा। गुजरात से घर वापस आते समय एक मजदूर की बस में अचानक हुई मौत। और पद्म भूषण स्वर्गीय राजन मिश्रा का अस्थि कलश गंगा में हुआ विसर्जित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।